हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में 1.6 देखा और 1.6 के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1 में जो सम्स है वो देखे और थोड़े हमने इलस्ट्रेशन देखे। अभी ये चैप्टर जो है वो एंडिंग की ओर जा रहा है टेक्स्ट बुक में। तो अभी एक्सरसाइज 1 का जो एंडिंग का पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग जरा ध्यान से समझना। ऐसे मैं समझाऊंगा तो डेफिनेटली आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 5-6 लेक्चर में देखा होगा कि मेरी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है। अगर आप ना चाहो तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। इसलिए भले आने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और मैं एकदम इजी करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम सबसे पहले देखेंगे सम नंबर 12, एक्सरसाइज 1 सम नंबर 12। हमारा जो ऑर्डर होगा सम करने का वो भले आगे पीछे हो जाएगा एक्सरसाइज में से, लेकिन एट द एंड हम पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1 में सम नंबर 12 देखिए। सम नंबर 12 सम रीड करो तो। Find set A, B, and C such that A intersection B, B intersection C, and A intersection C are non-empty sets. बस A intersection B is not empty. B intersection C is not empty. C intersection A is not empty. आगे बोलो। Set and A intersection B intersection C are phi. A intersection B intersection C is phi, मतलब नल से। अभी हमको ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसके हिसाब से एग्जाम्पल ऐसे देना है कि ये तीनों का आंसर नल सेट नहीं होना चाहिए। नल सेट नहीं होना चाहिए, लेकिन तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए। इस तरह का हमको एग्जाम्पल देना है। इस तरह के करोड़ों एग्जाम्पल पॉसिबल है, उसमें से हमें कोई एक एग्जाम्पल देना है। तो एक एग्जाम्पल देते हम। तो आपका सम अब शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। A इक्वल टू सपोज A इक्वल टू 12 19, B इक्वल टू 19 25, C इक्वल टू 25 23। जानबूझ के मैंने एक एक एलिमेंट कॉमन लिया है, और फिर ये जो C है उसमें मैंने यहाँ पर C में एक और मेंबर 12 ऐड किया है, 12। तो इस C के मेंबर में फिर से लिखता हूँ, C के मेंबर फिर से लिखता हूँ मैं 25 23 और 12। तो आप देखिए जरा ध्यान से, A इंटरसेक्शन B। तो नवनीत दोनों में कॉमन क्या है? 19। ये जो है वो नल सेट नहीं है। E इंटरसेक्शन C, चलो नवनीत B और C में कॉमन क्या है? 25। तो ये जो है वो नल सेट नहीं है। A इंटरसेक्शन C है, उसमें कॉमन क्या है नवनीत? 12। अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया हो तो पहले जो मैंने C लिखा था उसमें 25 23 लिखा था, तो एक के साथ एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा था। फिर मेरा ध्यान गया, इसलिए मैंने C फिर से लिखा और उसमें 12 कॉमन करवाया, तो ये A इंटरसेक्शन C 12 हो गया। ये नल सेट नहीं। अगर अभी आप ध्यान से देखते हैं तो तीनों में कॉमन हो ऐसा कोई मेंबर नहीं है। 12 यहाँ पर नहीं है, 19 यहाँ पर नहीं है, तो तीनों में कॉमन हो ऐसा कोई मेंबर नहीं है। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये हो जाएगा आपका नल सेट, बराबर है। तो A इंटरसेक्शन B नल सेट नहीं है, B इंटरसेक्शन C नल सेट नहीं है, A इंटरसेक्शन C नल सेट नहीं है। बट
ए इंटरसेक्शन बी जन सी नल सेट है। यहाँ पर मैंने लिखा, इसको कैंसिल करके लिखा बट ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी नल सेट नहीं है, ए इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, बट तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन नल सेट है। तो आपका ये बस ये छोटा सा आंसर है, ये आपका सम का आंसर, इतना सा आंसर है, ये आपका गिवन डेटा है और ये आपका आंसर। ठीक है नवनीत, आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 12 के बाद आप लोग सम नंबर 10 देखिए। 10 sum show that A intersection B equal to A intersection B equal to A intersection C need not imply B equal to C। अगर यही क्वेश्चन को वापस लिखना हो, तो ऐसा लिख सकते हैं A intersection B equal to A intersection C implies B equal to C is false। तो जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है नीड नॉट इम्प्लाई, उसके बदले इम्प्लाइज किया, बाजू में फॉल्स लिखा। इसका मतलब है आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है, जिसमें ये वाला पोर्शन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो लिखा है वो आपका फॉल्स होना चाहिए। इस तरह के भी हजारों एग्जाम्पल पॉसिबल है। वो हजारों एग्जाम्पल में से आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखना है। हजारों एग्जाम्पल पॉसिबल है और उसमें से आपको एक ही एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जिसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होना चाहिए, लेकिन पीछे जो बी इक्वल टू सी है वो फॉल्स होना चाहिए, मतलब बी इक्वल टू सी नहीं होना चाहिए, बी इक्वल टू सी नहीं आना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल लिखते हम। A equal to 12, 19, 18, B equal to 12, 27। तो आप लोगों ने देखा मैंने दोनों में कॉमन एलिमेंट 12 रखा है। C equal to 12, 23, 85। तो आप लोगों ने देखा मैंने A और C में भी एलिमेंट 12 कॉमन रखा है। तो अभी आप देखेंगे तो A इंटरसेक्शन B 12 हो गया, A इंटरसेक्शन C भी 12 हो गया, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों इक्वल हो गए, बट ध्यान से देखिए, बट B और C इक्वल नहीं। B में 12, 27 है, C में ये 3 मेंबर है, तो B और C इक्वल नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है जिसमें B इक्वल टू C है वो हमारा फॉल्स आ गया। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो मैंने यहाँ पर टिक किया वो वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अभी नवनीत ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एग्जांपल देने का, आप कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो जो आपके मन में आए। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा आर्गुमेंट करते हैं कि सर अगर आपने ए लिया होता 12, 18, बी आपने लिया होता 12, 25, सी आपने लिया होता 12, 25। तो अब आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी 12 हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी भी 12 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। एंड बी और सी भी इक्वल है, तो उनका आर्गुमेंट ऐसा होता है सर बी इक्वल टू सी तो ट्रू हो गया, तो अब उनको हम कैसे समझाएं नवनीत? अगर उन्होंने ऐसा एग्जांपल लिया
तो उसमें तो b इक्वल टू सी फॉल्स के बदले b इक्वल टू सी ट्रू हो गया, तो उनको हम कैसे समझाएं? सर कोई भी हम एग्जांपल लें, हमारा हाँ हमारा जो सेंटेंस है, जो भी हमें कंडीशन गिवन है, वो हाँ हर एक एग्जांपल के लिए, सभी एग्जांपल के लिए सच ट्रू होता है, तभी वो ट्रू है। हाँ एक आध एग्जांपल के लिए भी वो गलत हो गया तो वो गलत हाँ। है। जो नवनीत कहना चाहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। नवनीत ये कहना चाहता है कि इस तरह से अगर आप हजारों एग्जाम्पल ले लो जिसके लिए ट्रू आ जाए, लेकिन इस तरह से एक एग्जाम्पल के लिए भी फॉल्स आया, मतलब वो सेंटेंस फॉल्स। अगर आपको याद हो तो राजा हरिश्चंद्र, उसके नाम के आगे एक वर्ड लगता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। नवनीत, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसके आगे सत्यवादी वर्ड इसलिए लगता है क्योंकि उसने हमेशा सच बोला था, लाइफ में हमेशा सच बोला था, इसलिए वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है। वो हमेशा सत्य है, हमेशा ट्रू है। लेकिन तुमने कहीं सुना है सत्यवादी नवनीत, ऐसा सुना है? नहीं। क्योंकि नवनीत ने कभी ना कभी झूठ बोला होगा। तुमने सत्यवादी पार्थ टांग भी नहीं सुना होगा, क्योंकि पार्थ टांग ने कभी ना कभी झूठ बोला होगा। तो हमारे और तुम्हारे नाम के आगे सत्यवादी नहीं लग सकता, क्योंकि हम फॉल्स हैं। एक आध बार तो हमने झूठ बोला ही होगा। अगर आपको कोई सेंटेंस ट्रू प्रूव करना हो, तो सारे एग्जाम्पल के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर एक आध बार भी फॉल्स हो जाता है तो वो फॉल्स है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये फॉल्स हो गया। आप देख सकते हो कि बी और सी इक्वल नहीं हुआ, तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो फॉल्स हो गया। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए फॉल्स हो गया, इट मीन्स इट इज फॉल्स। इस तरह के आप करोड़ों एग्जाम्पल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बार फॉल्स हो गया तो इट इज फॉल्स। क्लियर है ना नवनीत? कुछ और कहने की जरूरत है? नहीं सर, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 7। सत्यवादी नवनीत, अरे सॉरी, सत्यवादी नहीं लगा सकते क्योंकि नवनीत ने कभी ना कभी झूठ बोला है। सत्यवादी पार्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि हमने भी कभी ना कभी झूठ बोला है। 7 सम, इज इट ट्रू दैट, 7 सम आप टेक्स्ट में देखिए, पेज नंबर 26 टेक्स्ट बुक में देखिए। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? नवनीत, क्वेश्चन एक बार लाउडली पढ़ो। Is it true that for any sets A and B, A union P be equal to P of A union B? Justify your answer. अभी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, मोबाइल में स्क्रीन में जो लिखा है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वो एक बार पढ़ो तो। PA union P be equal to PA union B, true or false? तो ये हमको ट्रू या फॉल्स डिसाइड करना है। अगर अगर ये फॉल्स हुआ तो सिर्फ एक एग्जांपल काफी है जिसके लिए हम फॉल्स दिखा सकते हैं। और अगर ये ट्रू हुआ तो हमको इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा। फिर एग्जांपल देके काम नहीं चलेगा, हमको इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा अगर ट्रू हुआ तो। लेकिन अगर फॉल्स हुआ, एक एग्जांपल काफी है। चलो नवनीत, तुम्हें क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है? False है। फॉल्स है, तो हमको फॉल्स प्रूव करने के लिए एक आध एग्जांपल देना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल देता हूं। सेट ए इक्वल टू, ये मैंने लिखा है 5 9। फिर सेट बी इक्वल टू मैंने लिखा है 9 13। और यहाँ पर ए यूनियन बी होगा 5 9 13, 5 9 13। अभी यहाँ LHS में P ऑफ ए है और P ऑफ बी है। P ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए विच कंटेन्स ऑल सबसेट्स। चलो नवनीत,
पी ऑफ ए, तो उसमें ए के सारे सबसेट्स आएंगे। अब ए में मेंबर कितने हैं? 2. 2 मेंबर्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है 2n, तो 2 स्क्वायर, तो 4 सबसेट्स आएंगे। तो 4 सबसेट्स में लिखता हूँ, यहाँ पर 2 मेंबर है 5 9, तो पहले हम लिखेंगे नल सेट, बाद में लिखेंगे 5, बाद में लिखेंगे 9 और बाद में लिखेंगे 5 9। ये हो गए हमारे 4 सबसेट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। So P of A contains 4 elements which are itself sets. P of A contains 4 elements, first, second, third, fourth, which are itself sets. P of A में 4 मेंबर है और वो 4 मेंबर जो है वो itself कोई ना कोई सेट है, null set, set 5, set 9, set 5. P of B contains subsets of B. Navneet, short and sweet answer देना. P of B contains what? Sorry sir. P of B contains what? Subsets. Subsets of B. B. तो subsets of B. तो यहाँ पर 9 13 दो एलिमेंट है, तो वापस 2 स्क्वायर 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 9 13 है, तो ये नल सेट आएगा पहले, उसके बाद सिंगलटन सेट, उसके बाद डबल टन। तो ये हमारा P of A आ गया, उसमें 4 मेंबर्स हैं। P of B आ गया, उसमें 4 मेंबर्स। अभी ये जो हमारा A यूनियन B है, उसमें 5 9 13, 5 9 13। जो हमारा ऊपर LHS है, वो LHS पहले फाइंड करते हैं। तो LHS में आएगा, LHS है P of A यूनियन P of B, P of A यूनियन P of B। तो हम LHS देखते हैं, P of A यूनियन P of B। तो हमको ये आपके सामने P of A और P of B उसका यूनियन करना है। तो पहले नवनीत यस और नो बोलना, हमें इसका और इसका यूनियन करना है। रेडी? Yes. ये आएगा, Yes. ये Yes. ये Yes. ये Yes. ये No. ये ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये No. वो ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं। ये 13 आएगा Yes. और ये आएगा 9 13। तो ये हमारा हो गया P of A यूनियन P of B, जिसमें आप देख सकते हो 6 मेंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 मेंबर्स। तो हमारा हो गया P of A यूनियन P of B। अब हम देखते हैं RHS P of A यूनियन B। नवनीत, तुम्हें क्या यहाँ पर देखकर ये A यूनियन B है, ये A यूनियन B मैंने 2 बार लिखा है, एक बार यहाँ पे लिखा, वापस वहां पे लिखा, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। नवनीत, ये A यूनियन B है, उसमें 3 मेंबर्स हैं, तो क्या तुम्हें यहाँ पर देख के पता चल जाएगा कि LHS RHS इक्वल नहीं है? Yes. कैसे? इसमें 3 मेंबर्स हैं, तुम्हें कैसे पता चल गया कि LHS RHS इक्वल नहीं है? Because A यूनियन B के जो सबसेट्स है वो हाँ, 2:3 आएंगे, यानी 8 आएंगे। वेरी गुड। इसमें 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे तो 2⁻3, तो 8 सबसेट्स आएंगे। तो 8 सबसेट्स आएंगे, तो P of A यूनियन में 8 मेंबर्स आएंगे, और जबकि यहाँ पर 6 मेंबर्स ही है, तो पता चल गया कि LHS RHS इक्वल नहीं है। ये जो ऊपर कॉर्नर में लिखा है वो इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। P of A यूनियन B, A यूनियन B कंटेन्स 8 सबसेट्स। मैं लिखता हूँ, सबसे पहले आएगा नल सेट, उसका यहाँ पर 3 एलिमेंट, तो सबका सिंगलटन सेट 5 9 13, उसका 5 और 9 को साथ में लेंगे, 5 9, बाद में 5 और 13 को साथ में लेंगे, तो 5 13
513, ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है। उसके बाद 9 और 13 को साथ में लेंगे, ये आएगा 9 13, और अब तीनों को एक साथ ले लेंगे तो आ जाएगा 5 9 13। एक छोटी सी मिस्टेक अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगी कि ये सेट यहाँ करली ब्रैकेट स्टार्ट तो हुआ, लेकिन यहाँ पर उसको क्लोज भी करना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इसको क्लोज करना। अब हम मेंबर्स काउंट करते हैं। अभी हम मेंबर्स काउंट करते हैं तो 8 मेंबर्स होने चाहिए। देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8। यहाँ पर आगे 8 मेंबर्स, यहाँ पर आगे 6 मेंबर्स। आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला मेंबर यहाँ पर नहीं है। फिर आप एक और बात देख सकते हो, 513 भी यहाँ पर नहीं। सेट 513 ये वाला और ये वाला वो यहाँ पर नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS not equal to RHS. So P of A union P of B is not equal to P of A union B. अगर बाय चांस आप एक आध एग्जांपल ऐसा ले लो जिसमें अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इट्स प्योर कोइंसिडेंस। एक आध बार भी फॉल्स हो गया, इट मींस इट इज फॉल्स। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल दिया है इसमें, उसमें ये वाला सेंटेंस एक बार हमने फॉल्स प्रूव कर दिया, इट मींस इट इज फॉल्स। एक बार फॉल्स, सो इट इज फॉल्स। अभी आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है। चलो नवनीत, क्वेश्चन 2 में थर्ड देखो, हमको ट्रू या फॉल्स डिसाइड करना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether statement is true or false. If it is true, prove it. If it is true, prove it. If it is false, then give an example. अगर सेंटेंस फॉल्स है तो हमको खाली एक एग्जांपल दे देना है, तो इट इज फॉल्स। पर अगर सेंटेंस ट्रू है तो हमें वो सेंटेंस प्रूव करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड, चलो नवनीत रीड करो तो क्वेश्चन 2 में थर्ड। If A subset B and B subset C, then prove A subset C. If A subset B and B subset C, then A subset C. एक सेंटेंस बोलता हूं, जैसे ही आप सेंटेंस सुनोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो ट्रू है। अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ गुजरात, अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ गुजरात एंड गुजरात इज सबसेट ऑफ इंडिया, देन अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ इंडिया। अहमदाबाद सबसेट ऑफ गुजरात, गुजरात सबसेट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ इंडिया। अहमदाबाद के सारे एलिमेंट्स गुजरात में, गुजरात के सारे एलिमेंट्स इंडिया में, अहमदाबाद के सारे एलिमेंट्स इंडिया में, इट इज ट्रू। एक एग्जांपल देके देख लेते हैं, तो हमारा आंसर तो निकल गया, ये ट्रू है। एक एग्जांपल देखते हैं, A इक्वल टू अहमदाबाद 513, B इक्वल टू गुजरात 513 19, C इक्वल टू इंडिया 513 19 20 25। अहमदाबाद के एलिमेंट्स गुजरात में, गुजरात के एलिमेंट्स इंडिया में, अहमदाबाद के एलिमेंट्स इंडिया में। अहमदाबाद के एलिमेंट्स गुजरात में, गुजरात के एलिमेंट्स इंडिया में, अहमदाबाद के एलिमेंट्स इंडिया में। तो ये ट्रू हो गया है तो कंफर्म है। अब ये ट्रू हो गया, उसके बाद
अगर हम देखते हैं 5 belongs to A, then 5 belongs to B also, then 5 belongs to C also. तो 5 यहाँ पर C में पहुंच गया. 13 belongs to A, then 13 belongs to B, then 13 belongs to C also. ये 13 भी यहाँ पर पहुंच गया. उसका मतलब ये हुआ कि A is subset of C. नवनीत, अभी ये ट्रू है ना? हाँ. तो मैं ये ट्रू है, तो ये ट्रू जो है वो ट्रू एक बार डिसाइड किया तो क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट. तो हमको इसका इन जनरल प्रूफ देना पड़ेगा. अगर फॉल्स होता ना, इस तरह से एग्जाम्पल देके छोड़ दिया चलेगा, पर ट्रू है तो हमें इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा. इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा. तो अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है ना ऊपर, ये जो ऊपर लिखा है ना, उसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ. तुम हेल्प करना. ये 5 और 13 उसके लिए क्या लिख सकते हैं इन जनरल? X belongs to A, then X belongs to B, then X belongs to B, then X belongs to C, X belongs to C. अच्छा, एक छोटा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा. ये X है ना, वो 5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है. तो ये जो प्रूफ लिखा है, प्रूफ तो एकदम सही है, पर उसके आगे एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा. एवरी मेंबर ऑफ ए. अवनीत, क्या लिखा तुम्हें समझ में आया? क्या लिखा दिख रहा है क्या? every member of A. हाँ, every member of A, or every member of A, X belongs to A and X belongs to B, because A subset B. Then X belongs to C because B subset C. Therefore we can write A subset C. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर जो लिखा है उसको खाली मैंने जनरलाइज लिखा 13 उसको लिखा X X X. ये तो क्लियर हो गया. फिर ये X जो है वो 5 या 13 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आगे एक वर्ड ऐड किया फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए. तो इट इज ट्रू. आपको ये सब में इस तरह से एग्जांपल लेने के बाद इन जनरल ये आपको लिखना पड़ेगा. इफ इट इज ट्रू देन यू टू राइट इन जनरल. आपको इस तरह से प्रूफ देना पड़ेगा. अगर ये फॉल्स होता तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह से एग्जांपल दे दिया तो फॉल्स के लिए चल जाएगा. प्रूफ के लिए आपको ये इन जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा. ये जो प्रूफ है जो मैंने छुपा दिया, वो प्रूफ आपको जब सेंटेंस ट्रू है तो आपको ये प्रूफ लिखना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ देखते हैं. फोर्थ, चलो नवनीत, फोर्थ में देखो, रीड करो तुम. फोर्थ is if A not subset B A not subset B and B not subset C, and B not subset C, then A not subset C, then A not subset C. अभी स्टूडेंट्स आप खाली 5-10 सेकंड के लिए सोचो. अगर ये सेंटेंस फॉल्स होता है तो आपको एग्जांपल देके सम खत्म करना है, और अगर ये सेंटेंस ट्रू होता है फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा. हिंट देने की कोशिश करता हूं. ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है और बी के सारे एलिमेंट्स सी में नहीं है, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी. चलो नवनीत, तुम्हें ये सेंटेंस ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? सर फॉल्स लग रहा है. फॉल्स लग रहा है. तो अगर तुम्हें ये सेंटेंस फॉल्स लग रहा है, तो तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल देना पड़ेगा जिसमें ये जो गिवन है वो तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, और ये जो है
वो तुम्हें फॉल्स प्रूव करना पड़ेगा। ये जो टिक किया वो गिवन है, वो तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, और ये धैन के बाद जो लिखा है वो तुम्हें फॉल्स प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। रेडी? ओके। तो नवनीत के मन में एक एग्जाम्पल है, मेरे मन में एक एग्जाम्पल है, आपके भी मन में एक एग्जाम्पल होना चाहिए जिसमें यहां से लेकर यहां तक जो लिखा है वो आपको गिवन है, वो ट्रू होना चाहिए, लेकिन धैन के बाद जो लिखा है वो फॉल्स होना चाहिए। तो मन में एग्जाम्पल रेडी रखना। नवनीत तुम तुम्हारा एग्जाम्पल बोलो। ए ले लेता हूं मैं 1 2, ए में लेते हैं 1 2, फिर ठीक है चलो। ले लूं 3 4, बी में क्या लेते हैं? 3 4। 3 4। तो आप देख सकते हो ए के मेंबर्स बी में नहीं है। अच्छा नवनीत, ऐसा लिखेंगे तो चलेगा? ऐसा लिखेंगे तो चलेगा? यस। क्योंकि अभी भी ये जो 2 है वो बी में नहीं है, तो ए नॉट सबसेट बी। आगे बढ़ते हैं, सी बोलो। 1 2 5 8। 1 2 5 8, 1 2 5 8। तो आप देख सकते हो बी के एलिमेंट्स सी में नहीं है। ये 3 और 4 है वो सी में नहीं है, 3 4 सी में नहीं है, तो बी नॉट सबसेट सी। तो ये जो गिवन था वो गिवन था, उसके हिसाब से हमने एग्जांपल ले लिया, बराबर है। बट ध्यान से देखो, कहानी में ट्विस्ट है। ए के मेंबर्स है उसी में नवनीत ने ऑलरेडी ले लिए, तो ए सबसेट सी हो गया। तो यहाँ पर ए सबसेट सी हो रहा है और यहाँ पर ए नॉट सबसेट सी लिखा है, इसलिए ये फॉल्स है। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है? तो अगर अगर आपको अगर हमें झूठा प्रूव करना है नवनीत, अगर आपको हमें झूठा प्रूव करना है, तो अगर आपने एक बार लाइफ में झूठ बोल दिया मतलब आप झूठे हो, ठीक है? और अगर आपको सत्यवादी प्रूव करना होता तो फिर आपको लाइफ टाइम हमेशा सत्य सत्य बोलना पड़ेगा। अभी ये था हमारा 4th सम। अभी हम देखते हैं 6th सम। क्वेश्चन 2 में 6। क्वेश्चन 2 में 6। अभी 6 में देखिए जरा, इफ ए सबसेट बी एंड x is not belonging to b, then x is not belonging to a। ये जो सेंटेंस है, आप लोग जरा स्टूडेंट, मैं आंसर लिखूं उससे पहले सोच लीजिए। मैं आपको हिंट देने की कोशिश करता हूं। ये गिवन है, ये गिवन है, और ये जो लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स, वो हमको चेक करना है। हिंट ऐसा है, अहमदाबाद के सारे एलिमेंट्स भारत में है। अब एक एलिमेंट ऐसा है जो भारत में नहीं है, तो क्या वो अहमदाबाद में होगा? आपको आंसर शायद मिल गया होगा। एक काम कीजिए, आप एक्स के बदले ट्रम्प सोच लीजिए, ट्रम्प। एक्स के बदले ट्रम्प सोच लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है। अहमदाबाद के सारे एलिमेंट्स भारत में हैं, ओके। एक्स ट्रम्प, ट्रम्प भारत में नहीं है, ट्रम्प भारत में नहीं है, इट इज क्लियर टू अहमदाबाद में नहीं होगा। तो ये आपका बहुत आसान सा एग्जांपल हो गया, जिसमें आपको एक्स को ट्रम्प लेना है मन में। एक्स आपका ट्रम्प है, ए अहमदाबाद है, बी भारत है, तो अहमदाबाद के एलिमेंट्स भारत में है, ट्रम्प भारत में नहीं है, तो अहमदाबाद में नहीं होगा। अभी इसको, ये जो एग्जांपल है उसको हम डिजिट्स में लिखते हैं, तो डिजिट्स में लिखते हैं। तो ऐसा हुआ कि ए लिखते हैं 5 13, ए लिखते हैं 5 13, बी लिखते हैं 5 13 19 20। अहमदाबाद के सारे एलिमेंट्स भारत में, ओके। अब हम लिखते हैं
अब हम लिखते हैं x के बदले सोचते हैं 29। तो सपोज x इज 29, ये 29 है, वो हमारा ट्रम्प है। वो 29 जो है वो भारत में नहीं है, 29 बी में नहीं है, सो इट इज नॉट इन ए ऑल्सो, वो ए में भी नहीं है। 29 बी में नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ए में भी नहीं है। वेन डायग्राम मेरे मन में आ रहा है। ये आपका सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब एक मेंबर यहां पर है एक्स, ये जो एक्स है वो बी में नहीं है क्योंकि बी के आउटसाइड है। ये जो एक्स है वो ए में भी नहीं होगा क्योंकि पूरा ए जो है वो बी के अंदर है। तो ये जो एक्स है वो बी में भी नहीं है, इसलिए ए में भी नहीं होगा। तो सेंटेंस आ रहा है ट्रू, ये आ रहा है ट्रू। अगर आप सेंटेंस ट्रू है तो ऊपर रीडिंग में लिखा है कि अगर आपको ट्रू है तो एग्जाम्पल देने से काम नहीं बनेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जो हम सोचते हैं वही हमको प्रूफ में लिखना है। if x is not belonging to b, if x is not belonging to b, then x is not belonging to a also, because all elements of a are in b. Now the element which is not in b, it is not in a also. तो अगर आप देखें तो ये जो छोटा सा प्रूफ लिखा है वो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इतना सही आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप ये इफ देन नहीं लिखना चाहते तो आप वापिस से प्रूफ में लिखता हूं, implies लिख सकते हैं। x not belonging to b implies x not belonging to a because elements of a are in b. ट्रम्प भारत में नहीं है, इट्स क्लियर कि ट्रम्प अहमदाबाद में नहीं होगा क्योंकि अहमदाबाद के सारे एलिमेंट्स भारत में है। अहमदाबाद के एलिमेंट्स भारत में है, अब ट्रम्प भारत में ही नहीं है तो अहमदाबाद में कहां से होगा। तो आपको एग्जाम में ये सब में इस तरह से एग्जाम्पल लिखने के बाद या तो ये लिखना है या तो ये लिखना है, दोनों में से एक प्रूफ लिखना है। या तो ये लिखो तो भी चलेगा और ये लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर इफ और देन है, उसको हमने इम्प्लाइज लिखा है। ठीक है नवनीत, आगे बढ़ते हैं। यस नवनीत, मैंने तुम्हें अगर सेंटेंस ट्रू है तो अच्छा लगता है कि फॉल्स है तो अच्छा लगता है? सर मुझे फॉल्स अच्छा लगता है, फॉल्स। हाँ, क्योंकि तुम झूठे हो, मक्कार हो, असत्यवादी हो मेरी तरह, इसलिए हम दोनों को फॉल्स हो तो अच्छा लगता है क्योंकि फॉल्स है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम्पल देके काम हो जाता है। और ट्रू है तो हमको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, सुन रहे हो? यस बिल्कुल। तो क्वेश्चन 2 में फर्स्ट फिफ्थ रह गया। 2 4 हमने कौन सा किया अभी? 2 4 6 किया ना? 3 4 6 की है। हाँ, 3 4 6 किया, ठीक है ना? हाँ तो फिफ्थ करते हैं। हाँ ओके, तो फिफ्थ है इफ x is not belonging to a and a is not subset b, then x belonging to b. चलो नवनीत, ट्रू है कि फॉल्स है? एक मिनट, तुम आंसर मत बोलना, तुम आंसर बोलो, उसके पहले स्टूडेंट को सोचने देते हैं 5 सेकंड के लिए। फिर मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। ओके, ये आपका गिवन है, उसके ऊपर से ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा है कंक्लूजन, वो ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको सोचना है।
X not belonging to A and A not subset B, then X belonging to B. चलो नवनीत बोलो, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स है। नवनीत ने बोला फॉल्स है। अब नवनीत तुम बोल रहे हो कि तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल देना है फॉल्स के लिए, तो तुम एग्जांपल स्टूडेंट को पता चल जाए इस तरह क्लियरली समझाओ। सर मान लो हम एक्स लेते हैं रिकी पॉइंट। पूरा तुम्हें ही समझाना है। अच्छा अभी हाँ तुम्हारे और स्टूडेंट के बीच में मैं नहीं हूँ, तुम्हें ही समझाना है, इस तरह ओके। सोचो। तो सुनिए, हम एक्स लेते हैं रिकी पॉइंटिंग। तो सर आप साथ में लिखते जाइए तो अच्छा वो समझ में आएगा। चलिए कोई नहीं। ए लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप तुम बोल के समझा दो। हाँ सर आपने एग्जाम्पल लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू ए है क्वेश्चन में। सर एक्स बिलोंग्स टू ए है। ओके, फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ तो ये जो है कैंसिल किया, अब फिर से चलो नवनीत हाँ 5 सेकंड 5-7 सेकंड रुक जाओ, स्टूडेंट को सोचने दो, फिर तुम समझाओ। ओके। ओके, गो अहेड। नवनीत समझाओ। ओके अब मुझे यह फॉल्स लग रहा है। चलो हम मानते हैं कि एक्स हम रिकी पॉइंटिंग लेते हैं, ठीक है। तो उसके साथ एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो एक ए हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब रिकी पॉइंटिंग ऑस्ट्रेलिया से है, इतना ट्रू है। दूसरी कंडीशन है हमारी ए नॉट सबसेट बी। चलिए बी हम ले लेते हैं इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का पार्ट नहीं है, सो ए नॉट सबसेट बी। तो पहली दो कंडीशन हमने ट्रू ले ली, रिकी पॉइंटिंग बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी नॉट सबसेट ऑफ इंडिया। अभी मुझे चेक करना है कि x बिलोंग्स टू b और नॉट। तो x हमने लिया था रिकी पॉइंटिंग और b था मेरा इंडिया। तो रिकी पॉइंटिंग इंडिया से है, ये तो गलत हो गया क्योंकि रिकी पॉइंटिंग हमें कहाँ से लिया था, a से। सो x बिलोंग्स टू b, ये फॉल्स बनता है। बहुत ही अच्छा समझाया। अभी हम ये जो उसने जो बोला वो क्विकली देखते हैं। रिकी पॉन्टिंग बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट सबसेट ऑफ इंडिया, रिकी पॉन्टिंग बिलोंग्स टू इंडिया, फॉल्स। तो अभी हम एग्जांपल डिजिट्स में लिखते हैं। a इक्वल टू 12-19, b इक्वल टू 13-17-20, अभी आप देखो 12 जो है वो a को बिलोंग करता है, a नॉट सबसेट ऑफ b, ये मेंबर्स यहाँ पर नहीं है। देन 12 b को बिलोंग नहीं करता है, इसने जो लिखा था बिलोंग्स टू बी वो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया तो इस तरह से एक एग्जांपल काफी है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नवनीत अगर ये सेंटेंस ट्रू होता ना तो फिर हमको प्रूफ देना पड़ता। तुम्हें पता है जब सीता जी, सीता मैया वो सही थे ना, सही वो ट्रू थे, तो फिर भी उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो सीता जी ट्रू है फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, मतलब अगर सेंटेंस ट्रू हो तो फिर उसका प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। ये रामायण रेगुलर देखते हुए ये इफेक्ट मुझ पे हो रहा है।
अभी रामायण खत्म हो गया, श्री कृष्णा चालू हो रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, इफ X belongs to A, एंड, बोलो, A belongs to B, A belongs to B, then A then belongs to B. ट्रू या फॉल्स डिसाइड करना है। 5-7 सेकंड के लिए रुकता हूं, स्टूडेंट पहले आप सोच लो ट्रू है कि फॉल्स। चलो, अभी अगर ये सेंटेंस ट्रू हो या फॉल्स हो, हमको एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। फिर अगर ट्रू हुआ तो इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा, और फॉल्स हुआ तो सम खत्म हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे लेते हैं ए इक्वल टू 13, 19, 20। बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, बी में लिखा है 25, सेट 18, ओनली 18, देन 13, 19, 20। तो आप देख सकते हो बी में 4 मेंबर लिखे हुए हैं। ये 4 मेंबर लिखे हैं, वो मैं साइड में भी लिखता हूँ। बी के जो 4 मेंबर वो मैं साइड में लिखता हूँ। एक मेंबर है 25, एक मेंबर है सेट 18, एक अलग मेंबर है ओनली 18, और एक मेंबर है 13, 19, 20। तो बी में सिर्फ 4 मेंबर है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो एक्स है उसको हम लेते हैं 13। 13 इज मेंबर ऑफ ए, बट 13 is member of A, but 13 is not member of B, क्योंकि B में जो 4 मेंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें 13 कहीं पर नहीं है। B में जो 4 मेंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 मेंबर में ओनली 13, प्लेन 13 कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो हो गया फॉल्स। सो गिवन सेंटेंस, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है नवनीत? Yes. अभी क्वेश्चन 2 में सेकंड करते हैं। अगर एक और बार आपको ये फर्स्ट सुनना हो तो सुन लीजिए। बी में 4 मेंबर थे, 25, सेट 18, सेट 18, ओनली 18, एंड सेट 13, 19, 20। 1, 2, 3, 4 मेंबर है। अब ये जो 4 मेंबर है, बी में जो 4 मेंबर है, वो 4 मेंबर में ये जो 13 है, 13 एक्स को 13 लिया, 13 इज मेंबर ऑफ ए, ओके, बट दिस 13, ओनली 13, अकेला 13 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो 13 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 13 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 2 में सेकंड। उन्होंने दिए, हमने लेक्चर स्टार्ट किया, कितना टाइम हुआ है अप्रोक्सीमेटली? 50 minutes nearly. कितना? 50. 50, ओके। क्वेश्चन 2 में सेकंड, इफ ए सबसेट बी, if A subset B and B belongs to C, then A belongs to C. A subset B, B belongs to C, then A belongs to C. ये हमको ट्रू या फॉल्स डिसाइड करना है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये गिवन है, उसके ऊपर से ये जो लिखा है वो ट्रू होना चाहिए, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये जो गिवन है उसके ऊपर से ये
फॉल्स होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो आपको एग्जांपल ऐसा लेने का, ये जो गिवन कंडीशन है उसके ऊपर से ये फॉल्स होना चाहिए। क्या लग रहा है नवनीत, ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो फॉल्स लग रहा है। फॉल्स लग रहा है, ओके। स्टूडेंट आप सोच लीजिए, नवनीत को फॉल्स लग रहा है। अब जरा 5-10 सेकेंड सोच लीजिए। ए सबसेट बी, ए के सारे मेंबर्स बी में, बी बिलोंग्स टू सी, पूरा बी सी के अंदर है। सी के जो मेंबर है उसमें एक मेंबर पूरा बी है, देन ए इज मेंबर ऑफ सी। ट्रू है कि फॉल्स? सस्पेंस रखते हैं और एग्जांपल देते हैं, स्टूडेंट को अपने आप डिसाइड करने देते हैं। A equal to 1319, A subset B, B contains all members of A, 13, 19, 20, 25, A के सारे मेंबर्स B में। अब जरा ध्यान से देखना, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। P यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। C में मैंने लिखा 17, फिर मैंने लिखा सेट 23, फिर मैंने लिखा 13, 19, 20, 25, फिर मैंने लिखा 18। तो अगर आप ध्यान से देखें तो C contains 4 members, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ये जो 4 मेंबर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, 17, 23, 13, 19, 20, 25, सेट एंड 18। चलो नोनी, थोड़ी जगह और है यहाँ पे, एक आध जगह है तो एक आध और मेंबर बोल दो। 25। अभी आप देख सकते हो इसमें 5 मेंबर है। अगर आप सी में जो 5 मेंबर है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ध्यान से, ये 5 मेंबर में से एक भी मेंबर ए नहीं है। 5 मेंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 मेंबर है, और ये 5 मेंबर में से एक भी मेंबर 13, 19 नहीं। अगर अगर मैंने यहाँ पर ऐसा 13, 19 अलग से लिखा होता 6 मेंबर, अगर मैंने 6 मेंबर 13, 19 लिखा होता तो फिर ये ट्रू होता। लेकिन अभी जो हमने एग्जांपल लिखा है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। ये जो सी है उसमें सिर्फ 5 मेंबर लिए है। मतलब ये जो सेंटेंस है, उसमें ए बिलोंग्स टू सी है, वो फॉल्स हो रहा है, क्योंकि ये जो मेंबर है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो गिवन सेंटेंस इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स हो गया तो फिर आगे उसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। एक बार झूठा तो फिर हमेशा के लिए झूठा, उसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल काफी है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 खत्म हुआ। अभी जो थोड़े सम बचे हैं वो प्रूव दैट के सम्स है। जिस तरह से आपको 10th में थियरम्स होते थे, राइडर्स होते थे, फिर आपको डेफिनेशंस होती थी, तो जिस तरह आप उसको लर्न करते थे उस तरह जनरली स्टूडेंट्स ये जो प्रूव दैट के सम्स है उसको लर्न करते हैं। और आप लोग समझ के लर्न करो तो बेटर है। जनरली प्रूव दैट के जो सम्स है उसमें टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर से सम पूछते नहीं है। फिर भी चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो जनरली ये लोग टेक्स्ट बुक के बाहर से सम पूछते नहीं है प्रूव दैट में। फिर भी मैं आपको इस तरह करवाऊंगा जिससे आपको बाय चांस टेक्स्ट बुक के बाहर का सम पूछा, फिर भी आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा कि आप वो सम भी कर पाओगे। तो अभी हम टेक्स्ट बुक के जो प्रूव दैट के सम्स है उसमें आज 3-4 सम देखते हैं और रिमेनिंग सम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं सम नंबर 8। अभी 8 सम जो है उसमें फर्स्ट सम ये रहा आपका a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। प्रूव दैट के सम्स में जो फॉर्मूला लगने वाली है वो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए साइड में फॉर्मूला लिखूंगा। ये जो फॉर्मूला है वो ये सम में यहाँ पर अप्लाई होगा। जब आप एग्जाम में सम्स करते हो तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखेंगे, वो फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। अभी सबसे पहले नोनी तुम्हें याद है x माइनस वाई क्या होता है? यस, x इंटरसेक्शन y डैश। x इंटरसेक्शन y डैश। अच्छा नवनीत ये क्या होगा? m माइनस h क्या होगा? m इंटरसेक्शन h डैश। m इंटरसेक्शन h डैश। a माइनस b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b डैश। a इंटरसेक्शन b डैश। तो आपको पता चल गया होगा कि इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा। एग्जाम में आपको ये दिखाना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ऊपर लिखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी नवनीत तुम्हें ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल याद है? m इंटरसेक्शन n यूनियन p। तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन रूल याद है? बोलो। m इंटरसेक्शन n m इंटरसेक्शन n यूनियन m इंटरसेक्शन p। m इंटरसेक्शन p। m इंटरसेक्शन n ये रहा, m इंटरसेक्शन p ये रहा, और जो बीच में यूनियन था वो बाहर आ गया। अभी आप रिवर्स में भी सोच सकते हो। रिवर्स में नवनीत ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? m। m। अब ध्यान से देखो और भी एक चीज कॉमन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो अब हम m इंटरसेक्शन कॉमन लेते हैं तो बचेगा n यूनियन p। तो वापिस ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। तो m इंटरसेक्शन कॉमन, m इंटरसेक्शन कॉमन, तो n यूनियन p ये बचेगा जो ऊपर वाला सेट आ जाए। अच्छा अभी नवनीत एक और b यूनियन b डैश, b यूनियन b डैश, उसका आंसर क्या है? u। यूनिवर्सल सेट। जैसे आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, बी आपका ले लिया 2 5, तो बी डैश आपका हो जाएगा 1 3 4। अब आप खुद ही देखो बी यूनियन बी डैश करेंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, एंड बी इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे तो आपका नल सेट आ जाएगा। चलो तो इतनी इंफॉर्मेशन है ना, उसका यूज करके ये सम यहाँ पर करते हैं। सम को देखकर तुम्हें किस तरह प्रूव करने की इच्छा होती है नवनीत? सर मुझे RHS से लेफ्ट साइड प्रूव करने की इच्छा हो रही है। हाँ RHS टू LHS, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो RHS है वो काफी बड़ा टर्म है, ये काफी बड़ा टर्म है। तो RHS टू LHS जाते हैं, RHS टू LHS जाते हैं तो इजी होगा। अभी हम RHS है, RHS टू LHS जाते हैं। आप एग्जाम में LHS टू RHS प्रूव कर सकते हो और RHS टू LHS भी प्रूव कर सकते हो, RHS टू LHS भी प्रूव कर सकते हो। अभी हमने A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस, चलो नवनीत A माइनस B उसकी फॉर्मूला क्या है? a इंटरसेक्शन b डैश। A इंटरसेक्शन B डैश। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? a इंटरसेक्शन तो बचेगा क्या? b यूनियन b डैश। B यूनियन B डैश। अभी ये B यूनियन B डैश है ना, B यूनियन B डैश, उसका आंसर क्या है? u। यूनिवर्सल सेट।
अब आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, ये जो ए ना वो आपका स्मॉलर सेट और यू जो है वो बिगेस्ट है, यूनिवर्सल सेट बिगेस्ट, तो ये आपका बिगर सेट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन यू, तो आपका ए आने वाला है, ये आपका आ गया LHS। ठीक है नवनीत, अभी सम तो हमने कर दिया, फिर से एक बार देखते हैं ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर इसमें से और इसमें से ए इंटरसेक्शन कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा बी यूनियन बी डैश, यहाँ पे लिख दिया बी यूनियन बी डैश यू हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन यू स्मॉलर इंटरसेक्शन बिगर, आंसर आ गया स्मॉलर, तो आपका LHS आ गया। ये सम मैं समझा रहा हूं तो कम से कम 10 मिनट हुए समझाने। अभी हम मैं ये सम वापस करता हूँ, वापस ये सम मैं वापस कर रहा हूँ। अब तुमने देखना ये सम जब मैं वापस लिखता हूँ ना तो एक्चुअली कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स, कितना टाइम लगेगा वो तुम्हें देखना है। ये सम मैं वापस कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। चलो नवनीत मैं क्वेश्चन लिख दूं उसके बाद वापस करते हैं। 8 का फर्स्ट RHS नवनीत, टाइम स्टार्ट्स नाउ। A intersection B union A intersection B dash, A intersection common B union B dash, B union B dash is universal set, A intersection universal set A, तो ये आपका आ गया LHS। कितना टाइम हुआ? 24 सेकंड। 24 सेकंड। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको प्रूव दैट के सम्स बराबर समझ में आ जाए तो 24 सेकंड में भी सम कर सकते हो। अगर आप हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है तो 20 सेकंड में भी कर सकते हो, और अगर थोड़ा प्लस माइनस है तो आप 50 सेकंड 1 मिनट के अंदर तो कर ही सकते हो। तो सम्स भले देखने में टफ लगे पर एक बार समझ में आ जाए तो इजी है। अभी हम देखते हैं 8 का सेकंड सम। 8 का सेकंड सम ये रहा आपका 8 का सेकंड। 8 का सेकंड है A यूनियन B माइनस A, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रूल A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश, A यूनियन B ये रहा आपका, A यूनियन A डैश ये रहा आपका, और यहाँ पे ये इंटरसेक्शन, ये जो आपका A यूनियन A डैश है वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। चलो नवनीत, ये पहला वाला सेट है A यूनियन B और दूसरा वाला सेट है यूनिवर्सल सेट, दोनों में स्मॉलर कौन है? A यूनियन B। A यूनियन B, क्योंकि U जो है वो बिगेस्ट सेट है, बिगेस्ट, तो ये आपका बिग बॉस है यूनिवर्सल। तो स्मॉल इंटरसेक्शन बिग, तो आपका बचेगा स्मॉलर वन A यूनियन B। तो ये हो गया आपका RHS। तो LHS टू RHS आ गए हम। वापिस ये सम करेंगे, मैं इस बार समझाऊंगा नहीं, सिर्फ लिखूंगा, समझना आपको खुद से है। एक बार देखना तो देख लीजिए। A यूनियन B ये रहा, A यूनियन A डैश ये रहा, जो अंदर इंटरसेक्शन था वो सेंटर में आ गया, जो अंदर इंटरसेक्शन था वो सेंटर में आ गया। A यूनियन B ये रहा, A यूनियन A डैश ये रहा। चलो नवनीत, अब तुम टाइम देखना, मैं जो इसका 8 का सेकंड वापस लिख रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना टाइम हुआ?
19 seconds. 19 सेकेंड्स। तो अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ में हेडिंग ऐसा लिखा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये किसकी आवाज आ रही है नवनीत? कहाँ से? कुछ आवाज आ रही है, हाँ वो वापस आई। नो प्रॉब्लम, अच्छी लग रही है आवाज, थोड़ा म्यूजिक जैसा लग रहा है। किसकी आवाज थी? अरे बाहर घर से आ रही थी, कुछ कर रहे होंगे। ओके, चलो नवनीत, ये जो 9th का फर्स्ट सम है ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, हमें ए प्रूव करना है, ठीक है? तो तुम जरा देखो, तुम्हें याद है 1.6 के जो हम सम्स करते थे ना, उसमें एक चीज थी जो नहीं पूछी थी फिर भी हम बार बार बनाते थे, याद है तुम्हें? यस, क्या? वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो थे वो हमको नहीं पूछे थे, फिर भी हम बार बार बना देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन 8 का जो फर्स्ट सम था ना, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट सम, वो जो हमने अभी किया, उसमें भी एक बार वेन डायग्राम से भी देख लेते। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये एक सम था। तो अब जरा देखो आप, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये आपका ए माइनस बी है, ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी, इन दोनों का यूनियन करो तो इसका और इसका यूनियन करो, इसका और इसका यूनियन करो, तो देखने की जरूरत नहीं है, आंसर ए आ गया, ठीक है ना? फिर यस, 8 का सेकंड, 8 का सेकंड, उसके लिए भी वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ये ए बनाया मैंने, ये आपका ए, और ये जो है, ये जो आपका है ये वाला, वो आपका बी माइनस ए है। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी माइनस ए आ गया। तो अगर हम दोनों का यूनियन करते हैं तो ये ए और यूनियन करके बी माइनस ए करते हैं तो ये आपका ए है, और बी माइनस ए ये रहा, दोनों का यूनियन करेंगे तो ये पूरा सेट आ जाएगा, ये पूरा सेट आ जाएगा जो आपका ए यूनियन बी है। तो वेन डायग्राम से भी हम कर सकते हैं। अभी 9th सम करने के लिए जगह बनाई थी और वापस मैंने 8 सम समझा दिया। अब 9th सम का भी वेन डायग्राम देख लेते हैं, बाद में सम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो नवनीत, ये क्या बनाया मैंने? आडी लाइन। वो आड़ी लाइन क्या है? ए। ए। तो तुम आड़े आंसर क्यों दे रहे हो, सीधे क्यों नहीं दे रहे हो? चलो नवनीत, ये क्या, ये सेट कौन सा है? ए सेट है। ए। अच्छा, अभी ये जो बनाया मैंने, ये जो बनाया वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये ए, ये आपका ए, और ये जो चेक्स बनाए वो आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों को हम साथ लेंगे, इसको साथ में लेंगे तो पूरा ए आ जाएगा, तो आंसर ए। ये ए, ये चेक्स वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को साथ में ले लो, आपका पूरा ए आ जाएगा। तो ये पेज पे हमने एक भी सम नहीं प्रूव किया, पर लेकिन सबके वेन डायग्राम्स बनाए। अभी हम 9th का फर्स्ट सम नेक्स्ट पेज पे प्रूव करते हैं। नाइन्थ का फर्स्ट सम, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नवनीत, ये जो सम है ना, उसका जो स्टार्टिंग स्टेप है ना, वो काफी लोगों को क्लिक नहीं होता है। जो स्टार्टिंग स्टेप है
वो काफी लोगों को क्लिक नहीं होता है। काफी लोग ऐसा करते हैं, ए यूनियन ए, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई किया, ए यूनियन ए ये आ गया, फिर ए यूनियन बी तो ये आ गया, अब ए यूनियन ए आया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर कॉमेडी हो गई। कॉमेडी ये हो गई कि 9th का सेकंड सम आ गया। ये जो फर्स्ट सम था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूशन रूल, तो ये सिंप्लीफाई किया तो ये 9th का सेकंड सम आया। अभी काफी लोग फिर से डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो और कॉमेडी हो गई, ये वापस फर्स्ट सम आ गया। ये तो चलता ही रहेगा, फर्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करे तो सेकंड आएगा, सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन करे तो फर्स्ट आएगा, ये सफर तो यूं ही चलता ही रहेगा। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये जो किया, वो ये जो किया जिसको मैंने कैंसल मारा वो गलत नहीं है, पर उसमें बार बार प्रॉब्लम हो रहा है कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट हम ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी 9th के फर्स्ट में क्या करना है वो अब हम देखते हैं। अब 9th का फर्स्ट सम करते हैं। 9th का फर्स्ट सम, तो 9th का फर्स्ट सम है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नवनीत, ये जो ए लिखा है ना, उसके प्लेस पे मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए के बदले क्या लिखा नवनीत? ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू, बिकॉज ए एंड ए इंटरसेक्शन यू इक्वल होगा। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, तो बचेगा क्या क्या? यू यूनियन बी, यू यूनियन बी। यू और बी उसका यूनियन करना है, तो यू और बी में बिगर कौन है? यू। तो ए इंटरसेक्शन यू बराबर, तो ये स्मॉलर है, ये बिगर है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो स्मॉलर आए। तो ये आ गया 9th का फर्स्ट सम। ठीक है नवनीत, अभी है ना, वापिस हम ये सम करते हैं और तुम देखना कि कितने सेकंड्स होते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, मैं खाली टाइम देखना है। ये बार बार ये सम में करके ये कहना चाहता हूँ, सम्स इजी है, सम्स इजी है, टाइम बहुत नहीं लगेगा। फिर भी आप जब प्रिपेयर करो तो आपको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पहले करना पड़ेगा। एक बार आपका हाथ में ग्रिप आ जाएगा, उसके बाद ये सम 30 सेकंड्स के अंदर अंदर हो जाएंगे। तो 9th का फर्स्ट सम एक और बार, 9th का फर्स्ट सम एक और बार। मैं बोलूँ तो तब तुम टाइम चेक करना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नवनीत कितना टाइम लगा? 15 सेकंड्स। 15 सेकंड्स। तो मुझे एक डाउट हो रहा है कि तुम हर बार सेकंड कम करके बोल देते हो, सच में चेक तो करते हो ना? अरे हाँ, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स मुझे अच्छा वेरीफाई करेंगे, क्या हुआ? स्टूडेंट्स वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, ठीक ठीक। अदरवाइज तुम मुझे खुश करने के लिए हर बार 2-2 सेकंड कम करके बोल दे रहेगा। जैसे अभी 9th का सेकंड है तो तुम बोल दे रहेगा 13 सेकंड, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 9th का सेकंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अभी ये जो ए है उसके बदले हमने लिखा ए यूनियन नल सेट, ए यूनियन कॉमन।
null set intersection B, null set intersection B, null set A union null set A। तो यहाँ पर जो रिजल्ट अप्लाई हुआ वो रिजल्ट लिखना है, ए के बदले लिखा हमने ए यूनियन नल सेट, और बाद में नल सेट इंटरसेक्शन एनीथिंग इज नल सेट। एग्जाम में आपको खाली इतना ही लिखना है, ये साइड में जो लिखा इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सम सिर्फ इतना है। तो 9th का सेकंड सम एक और बार, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन नल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन कॉमन नल सेट इंटरसेक्शन बी, सो ए यूनियन नल सेट का आंसर आपका ए है। तो आज के लेक्चर में हमने अभी तक सम्स कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया एक्सरसाइज 1 में से, टेक्स्ट बुक आपके पास तो देख लीजिए, अब क्वेश्चन 2 कवर किया, बाद में क्वेश्चन 7 देखा हमने, उसके बाद 8 देखा, 9 देखा, उसके बाद 10 भी देखा, और उसके बाद हमने 12 देखा। तो आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे, जो रिमेनिंग सम्स है और जो डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करके हम चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा सम्स एंड डिफिकल्ट एमसीक्यू ऑफ जेईई वो हम कवर करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क इतना है, एक्सरसाइज 1 में से 2, 7, 8, 9, 10, 12। नवनीत, इसके अलावा तुम्हें एक और होमवर्क देने की इच्छा हो रही है जो मुझे हो रही है, ये 6 सम के अलावा? नहीं सर, आप ही दे दो फॉर्मूला। हाँ वेरी गुड। तो ये 6 सम्स है ना, वो आपको 1-2 ट्राइज करने हैं, और उसके बाद आपको जितनी भी फॉर्मूला हमने यूज की है, छोटी बड़ी जितनी भी फॉर्मूला यूज की है, जैसे ये आपके लिए एक फॉर्मूला हो गई, ये आपके लिए एक फॉर्मूला हो गई, मैं जो साइड में लिखता रहता हूँ कब से, साइड में जो लिखता रहता हूँ, जैसे हमने ये साइड में ये फॉर्मूला लिखे थे, ये आपके लिए फॉर्मूला हो गए। ये जो फॉर्मूलाज है, जितने भी फॉर्मूलाज है छोटे बड़े, वो आपको फॉर्मूला सारे सेल्फ प्रैक्टिस में थ्राइस लिख के लर्न करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्टे ट्यून। आज के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करो नवनीत, थैंक यू।